हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं हम कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो इलेक्ट्रिकल की एनर्जी और केमिकल एनर्जी होता है वो वन फॉर्म से अनदर कन्वर्ट होता है इसमें। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इसमें जो ये इलेक्ट्रोड होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये जो इलेक्ट्रोड होगा हमारे पास, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देख लेते हैं। व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसेस इन्वॉल्व्ड इन हाफ सेल इज यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मतलब अगर कोई हाफ सेल है हमारे पास और उसमें जो भी कंसेंट्रेशन है, जैसे कि कंसेंट्रेशन अगर यूनिटी में आया, मतलब एक तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन, एक 1 बार प्रेशर और एक 298 केल्विन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसेस इन्वॉल्व्ड इन हाफ सेल इज यूनिटी। जब हाफ सेल में यूनिटी हुआ, मतलब जो 1 मोलर कंसेंट्रेशन, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वर्सेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये होता है ई नॉट हमारे पास। ई नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ मेटल, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर। मतलब एक तो डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे, एक तो डिपेंड करता है मेटल पे, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब जो दो हाफ सेल है हमारे पास, उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो होता है हमारे पास सेल पोटेंशियल। द व्हेन सेल इज यूज्ड इन सर्किट इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। व्हेन सेल इज यूज्ड इन सर्किट इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। मतलब डिफरेंस बिटवीन, आप ये मान लो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स, मतलब एनोड और कैथोड। जो एनोड है हमारे पास और जो कैथोड है हमारे पास, इन दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of two half cells is called a cell potential. When cell is used in circuit is called the cell potential. The potential difference between electrode potential of two half cells when no current is drawn from the cell is called electromotive force. Electrode potential between two half cells, मतलब जो कैथोड एनोड वाला सेल है, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आता है जब कोई करंट विदड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब जब कोई करंट पास नहीं हो रहा, तब इन दोनों में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आता है तो उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे इलेक्ट्रिकल से केमिकल और गैल्वेनिक में केमिकल से इलेक्ट्रिकल। इसके बाद आता है हमारे पास डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस और ये स्पॉन्टेनियस। मतलब जो गैल्वेनिक सेल है इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा, मतलब ये आपने अपने आप होगा, मतलब कोई बाहर से कुछ देना नहीं पड़ेगा तो ये अपने आप होगा। ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है हमारे पास, इसमें ई नॉट सेल हमारे पास नेगेटिव होता है। इन दिस सेल एनोड दैट कैथोड डिप्ड इन सेम कंपार्टमेंट। मतलब अगर एक कंपार्टमेंट ऐसा है हमारे पास तो इसमें एनोड कैथोड सेम कंपार्टमेंट, और इसमें एनोड कैथोड ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है और दोनों को ऐसे सॉल्व ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। एनोड कैथोड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे अलग अलग है, इसमें सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 3 नंबर पॉइंट हो गया। तो इन दिस सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नोन एज एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं। और इसमें उल्टा होता है, इसमें एनोड को हम नेगेटिव बोलते हैं, कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं, इसमें उल्टा होता है। तो इसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप कॉन्टेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विथ अगर अगर और जिलेटिन टू कन्वर्ट सेमी सॉलिड फॉर्म। मतलब ये कुछ ऐसा होता है कि दोनों यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे आप मान लो कैथोड है एनोड है, तो दोनों के बीच ऐसे यू शेप्ड ट्यूब एक रहेगा जो बनता है या तो अगर अगर से या फिर जिलेटिन से, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है और ये बनता है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। तो इसका फंक्शन क्या है? आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट मूव इन एनी केमिकल चेंज, तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट
यूज होता है हमारे पास वो है KCl KNO3 NH4NO3। जब Ag+ Ag2+ और Pb+ आयन प्रेजेंट इन सेल देन KCl इज नॉट यूज बिकॉज प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज। अच्छा, जब हमारे पास Ag+ होता है या फिर Ag2+ होता है या फिर Pb2+ होता है तब हम KCl यूज नहीं करते सेल के अंदर, क्योंकि अगर हम KCl यूज करेंगे तो AgCl AgCl2 और PbCl2 ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास Cl से रिएक्ट करके। इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये दो सॉल्यूशन को ऐसे कनेक्ट करता है, कनेक्ट सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। ये तो हो गया, सर्किट कंप्लीट करता है। अब देखो कि ये ऐसे सर्किट कंप्लीट कर देगा यहाँ पे। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो जनरेशन ऑफ करंट। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अब सॉल्यूशन मतलब एक साइड पॉजिटिव या एक साइड नेगेटिव नहीं होता, दोनों साइड न्यूट्रल रहता है ताकि कंटिन्यूअस फ्लो हो सके। सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। जब सॉल्ट ब्रिज हम रिमूव कर देते हैं तो वोल्टेज जीरो हो जाता है, मतलब करंट फ्लो रुक जाता है तब। तो सॉल्ट ब्रिज लगाना होता है ताकि करंट फ्लो ना रुके। इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच अराइजेस बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन दे ब्रॉट कांटेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, तो जब हम दोनों सॉल्यूशन के आपस में ऐसे कांटेक्ट में लाते हैं दोनों सॉल्यूशन को, तब इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और ये सॉल्ट ब्रिज इसको प्रिवेंट करता है। इसके बाद आता है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। अच्छा, डैनियल सेल का हम फंक्शनिंग देखेंगे जब एक बार एक्सटर्नल होगा लेस देन 1.1 वोल्ट, एक्सटर्नल होगा 1.1 वोल्ट और एक्सटर्नल होगा ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। जब लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड एंड हेंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। सपोज इसमें हमने मान लिया कॉपर है, इस पे हमने मान लिया जिंक है, और जो एक्सटर्नल है हमारे पास EMF वो लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास जिंक से कॉपर। मतलब जिंक से कॉपर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास कॉपर से जिंक। अच्छा, तो इसके बाद जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। जिंक जो होता है हमारे पास, सपोज ये जिंक है तो जिंक एनोड में हमारे पास डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। जब E इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो भी नहीं होगा, करंट फ्लो भी नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अच्छा, जब ग्रेटर देन 1.1 है तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक फ्लो करेगा और जिंक डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। अच्छा, जिंक अपने पहले तो जिंक डिसॉल्व हो रहा था एनोड पे, अब जिंक डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, मतलब उल्टा हो जाएगा ये। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हम अरेंजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके वैल्यू के हिसाब से हम अरेंजमेंट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज करेगा किसको और कौन से रिड्यूस करेगा किसको। इफ मेटल है लेस ई नॉट वैल्यू ऑफ इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ई नॉट मतलब उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो SRP वैल्यू हम लेते हैं उसमें अगर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो अगर कम हुआ, ई नॉट वैल्यू उसका अगर कम हुआ तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब किसी का अगर ई नॉट वैल्यू कम हुआ तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये उल्टा होगा कि अगर वैल्यू ज़्यादा हुआ तो ई नॉट अगर ज़्यादा हुआ तो वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ई नॉट सेल मतलब गैल्वेनिक सेल में जो होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है हमारे पास। इट इज यूज टू डिटरमाइन फिजिबिलिटी ऑफ द सेल। फिजिबिलिटी मतलब अगर ई नॉट ग्रेटर देन जीरो तो फिजिबल, ई नॉट इक्वल टू जीरो तो इक्विलिब्रियम, ई नॉट लेस देन जीरो तो नॉट फिजिबल। इट इज यूज टू डिटरमाइन फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास, ड्यू फ्री एनर्जी चेंज। इट इज यूज टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। डेल्टा जी शायद हमारे पास गिब्स एनर्जी होता है या फिर हाँ
इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन हमें ये पता चलता है कैसे, कि अगर ई नॉट वैल्यू जो है हमारे पास वो मेटल आयन का अगर डिक्रीज हुआ, अगर ई नॉट डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। आप याद रखना, स्टेबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। अगर किसी का ई नॉट वैल्यू हमारे पास कम हुआ तो उसका स्टेबिलिटी हमारे पास सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। जैसे आप ये देख लो कि इसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको आप एल एन बोल सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एल एन बी बाई ए डिवाइडेड बाई एन एफ। और एन होता है हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एल एन बी बाई ए, और यहाँ पे एन एफ। एन होता है हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो, और एफ होता है हमारे पास 96500 कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल। आर होता है गैस कांस्टेंट 8.314 केल्विन पर मोल, 8.314 केल्विन पर मोल, 8.314 केल्विन पर मोल। और एन यहाँ पे 2 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आप देखो Zn2 प्लस CO2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अब याद रखना, एफ का जो वैल्यू होता है, फेराड का वैल्यू हमारे पास होता है, मतलब 1 फेराड होता है 96500 कूलम, और टेम्परेचर तो 298 केल्विन होता है। टेम्परेचर याद रखने का ज़रूरत नहीं है। और गैस कांस्टेंट जो आइडियल गैस कांस्टेंट है वो 8.314 केल्विन पर मोल यही होता है। और इसके बाद आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, Zn प्लस जिंक और कॉपर का हमने रिएक्शन करा दिया, तो क्या हुआ, Zn पहले हमारे पास नॉर्मल था, CO2 प्लस था हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास बाद में Zn2 प्लस और Cu। मतलब जो जिंक है, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, मतलब कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो गया और जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हमने देख लिया कि ई सेल इजक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी, या फिर हम इसको एल एन भी बोल सकते हैं, एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई एन एफ। एल एन का वैल्यू होता है 2.303, एक सेकेंड, यहाँ पे एक आर टी भी आएगा, माइनस आर टी एल एन। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसा बना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये ऐसा हुआ। और एल एन को आप ये भी बोल सकते हो 2.303 log 10, ये भी बोल सकते हो आप एल एन को। तो केसी का जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 × 10⁻37, ये केसी का वैल्यू आ जाएगा। फिर गिव्स फ्री एनर्जी डेल, इस ये तो हमने पहले देख लिया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ई नॉट सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एस एच ई सेरम टू बी जीरो। एस एच ई मतलब होता है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारे पास वो एज्यूम करते हैं हम जीरो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारे पास सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसके बाद आप देखेंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर आपको पता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टर कंडक्टर आप देखेंगे कि कंडक्टर मेटल होता है, कोई सोल्यूशन ऑफ एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है, फ्यूज सॉल्ट होता है, इम्प्योर वाटर होता है। आपको पता है कि कंडक्टर होता है वो अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, ये भी पता है आपको कि कंडक्टर होता है अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। इसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। अच्छा, कंडक्टेंस किस में डिपेंड करता है? कंडक्टेंस मतलब 1 बाई रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं 1 बाई रेजिस्टेंस को। तो ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पता है,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी पता है, टेम्परेचर ये भी पता है। डिक्रीजेस मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कॉन्डक्टेंस है वो हमारे पास, जो कॉन्डक्टेंस है हमारे पास जी मान लो डिक्रीज होता है। द कॉन्डक्टिविटी अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड, अच्छा नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साइज ऑफ साइज पे भी डिपेंड करता है, उनका सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे कॉन्डक्टिविटी भी बढ़ता है हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास मेटालिक कॉन्डक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्डक्टर। मेटालिक कॉन्डक्टर वो होते हैं चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उनके पास, ये होता है चार्ज कैरियर और फ्री आयंस रहता है, मतलब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट के पास फ्री आयंस रहते हैं, ये आपको पता होगा। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज होता है। नो ट्रांसफर मैटर, ट्रांसफर मैटर नहीं होता, ट्रांसफर मैटर होता है आयंस के फॉर्म में। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। वाइब्रेशन के कारण रेजिस्टेंस होता है, इसमें इंटर आयोनिक इंटरेक्शन के कारण रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, कॉन्डक्टेंस बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर नॉट फॉलोड, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर फॉलोड, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ फॉलो होगा फेराडे का। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड वीक है, फिर CH3COH एसिटिक एसिड वीक है, फिर HCN ये भी वीक है, फिर NH3 अमाइन ये सब वीक है। और इस पर मेटल जैसे कॉपर, गोल्ड, फेरस, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, नॉन मेटल ग्रेफाइट। रेजिस्टेंस आपको पता है कि R भी इज इक्वल टू आई आर, ये आपको पता है, ओम्स लॉ से हमको पता चलता है, R इज इक्वल टू रो एल भाई है, ये भी पता है आपको। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L। जो कॉन्डक्टेंस है वो मैंने बता दिया कि कॉन्डक्टेंस 1/R होता है, इसको MHO बोलते हैं, या फिर ओम इनवर्स बोलते हैं, या फिर साइमन्स बोलते हैं हम, यूनिट होता है इसका। फिर इसके बाद आता है कॉन्डक्टिविटी और स्पेसिफिक कॉन्डक्टेंस। इसके बाद आता है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हमने क्या देखा था पहले? रेजिस्टिविटी होता है RA/L, RA/L, तो इसका उल्टा हो जाएगा, RA/L मतलब L/RA। तो क्या होगा, कंडक्टिविटी मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/रो, इसको हम काप ऐसे के लिख सकते हैं, कापा, और इज इक्वल टू 1/R को हम लिख सकते हैं GL/A। और ये L/A जो है इसको हम बोलते हैं G स्टार। तो ये हमारे पास हो गया कापा इज इक्वल टू G.G स्टार। मतलब आप याद रखो, G होता है कंडक्टेंस, कापा होता है कंडक्टिविटी, और G स्टार होता है हमारे पास L/A। ये आपको याद रखना होगा। ये हो गया साइमन पर सेंटीमीटर या ओम पर सेंटीमीटर यूनिट ऑफ कापा, ये होता है। इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास, इट इज द कंसेंट्रेशन, इफ द कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेड इन मोल्स पर लीटर देन इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। जो भी कंसेंट्रेशन है हमारे पास वो अगर मोल पर लीटर में एक्सप्रेस हुआ तो इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, इस पे गिवन वॉल्यूम है, मान लो हमारे पास ये गिवन वॉल्यूम है V वॉल्यूम। तो क्या होगा V वॉल्यूम में, इट इज डिपेंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। जो आयंस होगा हमारे पास, सपोज ये एक आयन है, 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 जो सभी आयन है इसका जो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन, सभी का कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, और इसमें जो सभी आयन्स है हमने उसका कंडक्टिविटी देख लिया, तो उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन्स ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये
इन ए गिवन वॉल्यूम। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा हमारे पास, वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट बनेगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। कापा मतलब आपको पता है कि कापा मतलब कंडक्टिविटी होता है हमारे पास, तो कापा का वैल्यू होता है GL/A, मतलब L/RA। तो लैम्डा एम मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो कापा इंटू वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम हमें क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ, अच्छा आप देखो कि सी क्या होता है हमारे पास, सी होता है हमारे पास मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है हमारे पास मोल्स बाय सी। सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम लिखते हैं मोल्स पर वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा मोल्स पर कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे 1/c। 1/c क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लिया है हमने, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू K/C, मतलब कापा बाई सी। लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई सी। सी को हम एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई एम। यूनिट ऑफ एम इज टेकन मोल पर लीटर, आपने अभी देख लिया कि मोल पर लीटर है। और आपने ये भी देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी में हम सेंटीमीटर लेते हैं, तो मोल पर लीटर इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, लैम्डा एम इज इक्वल टू K इंटू 1000/m। मतलब ये ml में होगा, मतलब जो मोल पर लीटर है ना, तो लीटर नीचे है, तो इसको अगर हम ऐसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो इसमें ml के टर्म्स में होगा। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद आ जाते हैं हम डी बाई हकेल इक्वेशन में। डी बाई हकेल इक्वेशन, उसके बाद होगा हमारे पास कोलरस लॉ, कोलरस लॉ, कोलरस लॉ। फिर हमारे पास डिसोसिएशन होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडेस लॉ देखेंगे हम। फिर बैटरी हो जाएगा हमारे पास, बैटरी। बैटरी में भी प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ये सब है, सेल्स है। फिर फिर इसमें हमारे पास आ जाएगा कोरोशन, कोरोशन। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन। ये कुछ बाकी है चैप्टर में, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास डिबाई हकेल इक्वेशन, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट रूट सी, मतलब A√C। ये हो गया हमारे पास डिबाई हकेल इक्वेशन, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट A√C। और जब आप मान लो कि सोल्यूशन का जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, जब सोल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, तब क्या होता है कि जो लैम्डा, आप पहले यहाँ पे देख लो कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ए नॉट माइनस A√C। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है लैम्डा कैपिटल एम इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल एम की पावर C। अच्छा, अम, इस इसको हम बोलते हैं, लैम्डा सी को हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। जो लैम्डा सी होता है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मतलब जो लैम्डा एम नॉट है, इसको हम बोलते हैं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो लैम्डा एम का वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास लैम्डा एम इनफाइनाइट। अच्छा, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, और इसका इक्वल होता है लैम्डा इनफाइनाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फाइनल डाइल्यूशन। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंसंट्रेशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद आता है हमारे पास कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the cation and anion of the electrolyte। तो अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ क्या है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप मान लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होता है हमारे पास, वो होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैम्डा एम कैटायन और लैम्डा एम एनायन, इन दोनों का सम होता है। ये कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, जैसे कि आप ये देख लो कि ये होता है नंबर ऑफ कैटायन और ये होता है नंबर ऑफ एनायन, v प्लस नंबर ऑफ कैटायन, v माइनस नंबर ऑफ एनायन। और लैम्डा नॉट जो होता है हमारे पास, वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लैम्डा नॉट माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ यूज फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ देख लो आप, used for calculating lambda m naught for weak electrolyte, for calculating lambda m naught for weak electrolyte। जो weak electrolyte होता है उसके लिए हम lambda m naught कैलकुलेट करते हैं। जैसे lambda m naught हमने CH3COH के लिए देख लिया, तो ये हो गया कुछ हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो ये आता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो आता है हमारे पास एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा एम आप कोई भी कंसंट्रेशन पे मान लो डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो होता है हमारे पास के ए, मतलब के एसिड मान लो या फिर के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो आप। ये होता है हमारे पास सी एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। सी एल्फा कॉन्सेंट्रेशन, एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, और 1 माइनस एल्फा, एल्फा होता है लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। ये होता है हमारे पास एल्फा। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता होगा था कि द प्रोसेस ऑफ chemical decomposition of electrolyte by passage of electricity is called electrolysis or electrolytic dissociation, carried out in electrolytic cell where electrical energy is converted into chemical energy। Product of electrolysis ये क्या होगा, the product of electrolysis, the products formed during electrolysis depend on nature of metal electrode, nature of electrolyte, relative discharge or potential of ion। Faraday's law of electrolysis, first law of electrolysis पहले हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो फेराडे ने हमें क्या बोला, फेराडे ने हमें ये बोला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने डिपॉजिट किया या फिर लिबरेट किया कोई भी इलेक्ट्रोड पे, सपोज कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, एनोड पे लिबरेट हुआ, आप ऐसा मान लो अगर जो हमने डिपॉजिट किया या फिर जो हमने लिबरेट किया कोई भी इलेक्ट्रोड पे, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू मतलब वेट मान लो या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मान लो, वो एकदम चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, जहाँ पे जेड होता है केमिकल इक्विवेलेंट, और क्यू को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आपको पता है कि, और क्यू को लिख सकते हैं हम इक्वल टू आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। ये हो गया फॉर्मूला, ये दो। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम ये चार्ज रहता है। 1 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस एट कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। फिर आता है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अमाउंट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सपोज हमने चार्ज क्यू पास किया दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों से हमने चार्ज क्यू पास किया, तो क्या होगा हमारे पास, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में अगर ये कनेक्टेड हुआ तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर इन रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, मतलब जो भी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, सपोज पहले वाले में W1 डिपॉजिट हुआ, दूसरे वाले में W2 डिपॉजिट हुआ, तो इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 और E2 के। तो ये हो गया था व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब कि वो दोनों में सेम है कनेक्टेड इन सीरीज, देन वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर इन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। फिर इसके बाद आता है प्लस बैटरी। बैटरी बैटरी क्या होता है, बैटरी
और सेल दैट वी यूज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी होता है द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज बेसिकली गैल्वानिक सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पास आता है प्राइमरी बैटरी जो कि है नॉन रिचार्जेबल, मतलब जिस बैटरी को हम रिचार्ज नहीं कर पाते वो होता है हमारे पास प्राइमरी बैटरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं ड्राई सेल। जैसे कि अब देखो कि जिंक है हमारे पास, तो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। MnO2 NH4+, ये अब देख लो कि NH ये हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज कैरी हो जाएगा। ड्राई सेल जैसे आप रेडियो में रिमोट कंट्रोल में फ्लैश लाइट में देखते हो। फिर मरकरी सेल जैसे हेयरिंग एड वॉचेस पे देखते हो। फिर सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होता है। इसमें क्या होता है, ऑटोमोबाइल में हो गया, फिर पावर इन्वर्टर हो गया, फिर कैम कॉर्डर हो गया, पोर्टेबल कंप्यूटर हो गया, फिर फ्यूल सेल पॉसिबल टू मेक बैटरीज इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर फेड कॉन्टिन्यूसली टू इलेक्ट्रोड। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोड है हमारे पास, रिएक्टेंट हमने इसको कंटिन्यूसली फेड किया, मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें हम रिएक्टेंट डालते ही जाते हैं। जैसे H2O2 फ्यूल सेल हो गया हमारे पास, H2O2 फ्यूल सेल। Example in Apollo mission space program, advantage high efficiency 70%, constant source of energy, never becomes state, do not cause pollution because byproduct is water। फिर आता है हमारे पास कोरोशन क्या होता है, कोरोशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। रस्टिंग ऑफ आयरन देख लो, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर देख लो, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग कॉपर देख लो, ब्रोंज देख लो। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ कोरोशन कॉजेस इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स, मेनी अदर आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। जैसे कि आप देख लो आयरन Fe2+ बन गया। और क्या होता है, मतलब आयरन में रस्टिंग होता है, मतलब आयरन के साथ वाटर रिएक्ट कर जाता है, और आयरन के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो फिर ये आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। तो Fe2+ आयंस फर्दर ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेरिक। अच्छा, तो ये हो गया। फिर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोशन ऑफ मेटल इज प्रिवेंटेड बाय, एक होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग सच एज ग्रीस पेंट बाय बिस्फेनॉल, मेटेलिक कोटिंग, मेटल सरफेस, डीपिंग द मेटेलिक ऑब्जेक्ट इन ए मॉल्टेन मेटल। अच्छा, एक तो हो गया प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ग्रीस लगा के या फिर पेंट लगा के या फिर बिस्फेनॉल लगा के या फिर मेटल कोटिंग कैसे होगा कि जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको एक मॉल्टेन मेटल में डाल दो। जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया या फिर टीन हो गया। फिर यूज ऑफ जिंक कोटिंग टू प्रोटेक्ट आयरन कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर जब हम जिंक कोटिंग लगाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजिंग आयरन, जिंक being more reactive than iron serves as anode and is oxidized। Tin protects copper in the same way as zinc protects iron. Instead of coating more reactive metal on iron, the use of such metal is made as sacrificial anode, which corrodes itself but saves the object। This method of preventing iron from corrosion is called cathodic protection। अच्छा, मतलब देखो जिंक जैसे हमने आयरन पे कोट किया था तो जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन था, लेकिन हम ऐसे भी कुछ मेटल को कोट करते हैं जो कि आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। और उसमें क्या होता है कि वो जो बाहर वाला मेटल है वो पहले उस पर कोरोशन हो जाता है, तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके जो अंदर का आयरन है उसको बचा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं which corrodes itself will save the object। This method of preventing iron from corrosion is called cathodic protection। इसको हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।